वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोअर पीसीएस का 23 अगस्त को पेपर है और उसके लिए जो है हम लोग इस वीडियो में 4-5 टॉपिक जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए उनको हम लोग कवर करेंगे, जहां से प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने संभावित हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग एसडीजी इंडेक्स को देखते हैं, जो टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछना ही पूछना आयोग को है। शुरुआत इसकी जो है सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है 17वीं बैठक हुई थी। इन्हें औपचारिक रूप से जो है उसी में अंगीकार किया गया था और इसके तहत जो है 1 जनवरी 2016 से यह प्रभावी हुआ और इसे 2015 से 2030 तक के जो है 15 साल की अवधि में जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत टोटल जो है 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन वैश्विक लक्ष्यों को कुल जो है 17 मुख्य लक्ष्य रखा गया है, गोल्स है, और टोटल जो है 169 उप लक्ष्य टारगेट रखा गया है। देखिए, सब तो ज्यादा लोग 17 मुख्य गोल्स को जानते हैं लोग, लेकिन जो 169 नंबर इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है। तो टोटल जो है टारगेट्स हैं 169 टारगेट्स हैं जो पर्यावरण, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से जुड़े हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 17 जो गोल्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो है गरीबी की समाप्ति, नो पॉवर्टी। दूसरा आपका भूखमरी समाप्त करना, जीरो हंगर। तीसरा आपका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा आपका जो है टारगेट गोल्स जो आपका है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है। पांचवा आपका जेंडर इक्वालिटी है, लैंगिक समानता। छठा आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता। स्वच्छ जल और स्वच्छता का जो टारगेट है, गोल्स है, यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कर लिया है। यह करंट का प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड ग्रीन क्लीन एनर्जी। आठवां आपका है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नवा आपका है उद्योग, नवाचार और संरचना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां आपका है असमानताओं में कमी, रिड्यूस इनइक्वलिटीज। 11वां आपका है टिकाऊ शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो जाएगा। 12वां गोल्स आपका है जिम्मेदार उपयोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा। 13वां जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। और 14वां आपका जल मंडलीय जीवन, लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। स्थलीय जीवन 15 हो जाएगा। 16वां आपका शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। और 17वां आपका लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये टोटल जो है 17 लक्ष्य हैं। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि छठा लक्ष्य कौन सा है, तो ये आपका सीधे सीधे पूछ सकता है परीक्षा में। तो यह जो है छठा जो आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता है, अवश्य जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्लीट कर लिया है। तो यह जो टोटल 17 लक्ष्य थे और 169 जो है उप लक्ष्य हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग भारत संदर्भ में। भारत में इन वैश्विक लक्ष्यों के क्रियान्वयन और राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए जो है एक नोडल एजेंसी जिसका नाम नीति आयोग है। आप लोग जानते हैं नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी वर्ष 2015 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और प्रधानमंत्री जो इसके चेयरमैन होते हैं। और नीति आयोग द्वारा जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है और यह सूचकांक भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर जो प्रगति का जो है मूल्यांकन करता है। तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसका आंसर आप चूज करेंगे नीति आयोग। आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। कुछ पारिस्थितिक तंत्र से बराबर प्रश्न पूछता है, कौन शब्द किसने उपयोग किया था पहली बार, इसके बारे में लोग देखते हैं। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो 1869 में एनसीईआरटी के अनुसार अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहली बार जो है पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और एजी टांसले ने जो है वर्ष 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम का उपयोग जो है एजी टांसले ने किया था और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। सन भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में सन भी पूछता है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का प्रयोग जो है वाल्टर जी रोसन ने किया था वर्ष 1985 में। और बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय जो बनाए थे उनका नाम ईओ विल्सन था। दोनों चीज अलग है। शब्द प्रयोग किए थे वाल्टर जी रोसन ने और इसको लोकप्रिय जो बनाया था वो ईओ विल्सन ने किया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये जोसेफ फ्यूरियन वर्ष 1824 में इन्होंने बताया था। और हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग जो है
नॉर्मन मायर्स ने जो है वर्ष 1988 में उपयोग किया था। तो यह जो कुछ शब्द थे जहां से प्रश्न पूछा सकता है इन्वायरमेंट से। और अगला जो टॉपिक आपका है वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। भारत में जो है कुल 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध लेकिन वे पर्यावरण खतरों के कारण जो है संवेदनशील होती हैं। तो आइए हम लोग चारों को देख लेते हैं। पहला आपका हिमालय क्षेत्र, दूसरा आपका पश्चिमी घाट, तीसरा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, चौथा आपका सुंडालैंड। और वर्तमान पूरे विश्व में जो है 36 हॉटस्पॉट हैं। परीक्षा में घुमाने के लिए ये दे देगा कि पूर्वी घाट भी हॉटस्पॉट है, लेकिन पूर्वी घाट नहीं, सिर्फ पश्चिमी घाट है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं। यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है आपका हिमालय वाला क्षेत्र है। फिर आपका यह इंडो बर्मा क्षेत्र आपका आता है। फिर आपका यह सुंदरलैंड है और ये आपका पश्चिमी घाट है। यह जो 4 हैं आपके हॉटस्पॉट भारत में। पहला आपका हिमालय क्षेत्र है जो यह क्षेत्र बताता है। पश्चिमी घाट ये आपका हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, आपका सुंडालैंड हो गया। तो 4 जो है भारत में हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा परीक्षा में कुछ वन्यजीव संरक्षण संबंधी कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उनके ईयर से प्रश्न पूछता है बार बार। हो सकता है इसके कार्यक्रम के अनुसार सजाने दे सकता है, या सुमेलित कराने दे सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हाथी मेरे साथी अभियान वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। इसका जो शुभंकर था वह गजू था। गिर सिंह परियोजना जो है वर्ष 1972 में चला था। और गिर जो परियोजना विशेष रूप से जो है ये आपके गुजरात में सिंह पाए जाते हैं। सिंह जो पाए जाते हैं विशेष रूप से जो है गुजरात पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट हंगोल यह वर्ष 1970 में चला था। गैंडा परियोजना 1987 में चला था। लाल पांडा परियोजना जो आपका 1996 में। घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 में। हिंद तेंदुआ परियोजना 2009 में। और इंडियन राइनो प्रोजेक्ट 2020 में चला था। तो यह जो कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट है उनको हम लोग देख लिए हैं। जैव विविधता संबंधित प्रमुख कुछ सम्मेलन और समझौते जो बार बार परीक्षा में पूछा था उनको हम लोग देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 हुआ था। और यह जो स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित जगह है वहां पर हुआ था। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसे आयोजित किया था। और इसे सम्मेलन के बाद जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाने लगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। अगला आपका रामसर सम्मेलन 1971 में। यह जो है रामसर जगह है ईरान में, वहां पर जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था और लागू हुआ था वर्ष 1975 में। भारत में वर्तमान में जो है 101 रामसर साइट हैं और यूपी में टोटल जो है 13 रामसर साइट हैं। विश्व विरासत सम्मेलन वर्ष 1972 और यह जो आयोजित किया गया था पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। साइट्स 1973 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1973 में इसका जो उद्देश्य है यह संकटग्रस्त वन्यजीव एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। बॉन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यह जो आपका 1979 में हुआ था। बॉन एक जगह है पश्चिमी जर्मनी में और प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था और प्रवासी पक्षियों सहित सीमा पार जाने वाले प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष रूप से जोर देता है आपका बॉन कन्वेंशन। अगला आपका है जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी 1992। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता सम्मेलन है, वर्ष 1992 में हुआ था। कहां पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। और यह जो है 5 जून 1992 में हस्ताक्षर शुरू हुआ और लागू जो हुआ था वर्ष 1993 में 29 दिसंबर को यह लागू हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह जो अपनाया गया था वर्ष 2000 में। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा, वहां पर इसका आयोजन किया गया था और विषय था लाइविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMOS से जो है संबंधित जैव सुधा बायो सेफ्टी संबंधित था। विशेष रूप से आधुनिक जैव विविधता से उत्पन्न होने वाले जो है LMOS के सीमा पार आवागमन पर ध्यान देना इसका उद्देश्य रहा। नागोया प्रोटोकॉल 2010, यह जो है 2010 में हुआ था। नागोया जगह जापान में और यह सीबीडी के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल है और विषय रखा गया था अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभों का जो है उचित और समान बंटवारा इसका उद्देश्य, यह जो उसका जो है विषय रहा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022, यह जो है 2022 में हुआ था और सीबीडी की COP15 में जो है अपनाया गया और अंतिम रूप से जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसका उद्देश्य 2030 तक जो है जैव विविधता की हानि को रोकना और प्रकृति के संरक्षण और पुनर्स्थापन को जो है बढ़ाना।
और इसमें जो है 23 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं। भारत जो है विश्व के 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में भी शामिल है। और भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम आया था वर्ष 2022 में, और इसका उद्देश्य जो है जैविक संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और उनसे प्राप्त लाभों का न्याय संगत एवं समान वितरण इसका उद्देश्य रहा। और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में, इसका जो मुख्यालय आपके चेन्नई में इसका मुख्यालय, चेन्नई तमिलनाडु में जो इसका मुख्यालय है। सीबीडी 2 प्रोटोकॉल है प्रमुख, एक आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में और आपका नागोया प्रोटोकॉल 2010 में। कुछ अधिनियम है महत्वपूर्ण, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। फिर आपका जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में है। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आपका 2010 में आया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे पर्यावरण संबंधित, उनको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग थोड़ा यूपी संबंधित कुछ चीज फैक्टर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 20 प्रश्न आना है, तो हो सकता है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग कवर कर लें। आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 18 जो है मंडल है। इन मंडलों को सबसे पहले हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सहारनपुर मंडल है, इसमें 3 जिले शामिल है। इसमें आपका सहारनपुर है, शामली और आपका मुजफ्फरनगर है। दूसरा आपका मुरादाबाद है, इसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर आते हैं। तीसरा आपका है बरेली मंडल, इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत आते हैं। लखनऊ मंडल आप जानते हैं टोटल 6 जिले आते हैं। यह सबसे ज्यादा जिलों से मिलकर बना है लखनऊ मंडल। इसमें आपका लखीमपुर खीरी है, हरदोई है, उन्नाव है, स्वयं आपका लखनऊ है, फिर सीतापुर है और इसके बाद आपका रायबरेली है। टोटल जो है 6 जिले आते हैं आपके लखनऊ मंडल में। फिर आपका आता है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल के अंतर्गत बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है और आपका अयोध्या है और फिर आपका अंबेडकर नगर। टोटल 5 जिले आते हैं। फिर आपका आता है देवीपाटन। देवीपाटन में जो है आपका श्रावस्ती है, बहराइच है, गोंडा है और आपका बलरामपुर है। बस्ती में आपका सिद्धार्थ नगर, बस्ती है, संत कबीर नगर, ये जिले आते हैं। फिर आपका आता है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और आपका देवरिया आता है। आजमगढ़ मंडल में सिर्फ 3 जिले आते हैं। इसमें आप आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 जिले आते हैं। इसके अलावा वाराणसी मंडल में आपका गाजीपुर है, चंदौली है, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली आपका जौनपुर आता है। फिर आपका मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र, मिर्जापुर और संत कबीर नगर आता है। फिर आपका प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आपका प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और आपका जो है प्रतापगढ़ आता है। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आपका चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, आपका महोबा आता है। फिर आपका आता है झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत आपका ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। कानपुर मंडल का आप जानते हैं 6 जिले आते हैं। इसमें आपका इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर आते हैं। 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका आगरा मंडल। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आपका मथुरा आता है। अलीगढ़ मंडल में आपका अलीगढ़ है, कासगंज है, एटा और आपका हाथरस आता है। मेरठ मंडल में भी आपके 6 जिले आते हैं। इसमें आपका बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर आपका बुलंदशहर है। तो यह टोटल जो है 18 मंडल है, जिसमें 3 मंडल है जिसमें आपका लखनऊ है, कानपुर है और आपका मेरठ है। इन सब में जो है 6-6 जिले आते हैं। तो यह जो है टोटल 18 मंडल है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है मंडल से कि कौन सा जिला इस मंडल में नहीं आता है या कौन सा जिला इस मंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन 2026 जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए आ चुका है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत का इतिहास यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए जो हमारा स्पेशल जो नोट्स है ये आ चुका है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो डेमो है यह है एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 121 पेज में जो है एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर किया गया है। पूरा अच्छे से जो है डिजाइन किया गया है, पूरा कलरफुल जो है नोट्स बना के ग्रुप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो है बेहद शानदार हर चीज़ें जो है कवर की गई हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जो है व्यवस्थित रूप से बना के दिया जा रहा है, जिसे आप लोग जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैप बेस्ड सब कुछ बनाई गई है। हर चीज़ को डिटेल में कवर किया गया है, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर देने में सक्षम है। यहाँ पर देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध जी के संबंधित जो भी फैक्ट हैं, पहले गुरु, दूसरे गुरु, चीज़ें जो भी चीज़ पूछी जाती है परीक्षा के लिए, सभी चीज़ों को इस प्रकार से जो है चित्र के माध्यम से व्यवस्थित रूप से ग्रुप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नोट्स किस प्रकार से आपको बनाना है, किस प्रकार चीज़ें की देनी आपको जो है बनाना है, सभी चीज़ें इसमें व्यवस्थित रूप से दिखाई गई, प्रदर्शित की गई हैं और सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित रूप से दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं गुप्त वंश संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, इनके जो है
शासक का क्रम कौन सा है, सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित रूप से प्रकार से दी जाती हैं। तो जो लोग भी यूपीपीसीएस प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इन 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है हमारे इस यूपीपीसीएस ऋण बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जितना समय बचा है पेपर के लिए, उसके लिए जो है आप ज्ञान सर के जो है अपडेटेड रिवाइज सिलेक्शन मटेरियल आप लेकर जो है, जिसमें आपको समरी दी जाएगी, कंपारिजन दिया जाएगा, लिस्टिंग दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। यह पढ़ के जो है साथ में आप एसएस के पेट क्विज लगाएं और एसएस के टेस्ट सीरीज लगा लें, आराम से आप जो है प्रैक्टिस करके आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। हर बार आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज, पेट क्विज और कंटेंट से जो है 125 से 135 प्रश्न तक डायरेक्ट आते हैं और आपका जो है कट ऑफ मैक्सिमम जो है 90 से 95% तक कट ऑफ जाती है और उससे कहीं ज़्यादा आपको जो है हमारे कंटेंट से आपको देखने को मिलता है। तो आप इसके तैयारी के लिए जो है हमारे बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो है एक चीज सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर संबंधित जो उत्तर प्रदेश के 13 रामसर साइट हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक है, यह जो 2005 में घोषित किया गया था और यह उत्तर प्रदेश की पहली जो रामसर साइट है, यह उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है। फिर आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है जिसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य नाम से वर्तमान जाना है, आपके उन्नाव जिले में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपके गोंडा में है। समान पक्षी अभ्यारण्य आपके मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपके रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपके हरदोई में है। सरसई नवार झील आपके इटावा में है। सूर सरोवर जिसे कीठम झील के नाम से जाना जाता है यह भी आपके आगरा में है। बखीरा वन्य अभ्यारण्य आपके संत कबीर नगर में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि या बिजनौर और मुजफ्फरनगर क्षेत्र में फैला हुआ है। पटना पक्षी अभ्यारण्य आपके एटा में है। सेखा पक्षी अभ्यारण्य आपके अलीगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश जो 13वां घोषित किया गया और भारत का जो है 100वां जो रामसर साइट घोषित की गई है वो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे सुराहा ताल के नाम जाना जाता है, ये आपके बलिया में है और इसे जो है 2026 में घोषित किया गया था और भारत का जो है 100वां रामसर साइट है। तो इस प्रकार जो है 13 रामसर साइट जो भारत उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं वर्तमान में जो है जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद उनको हम लोग देख लेते हैं। और यह जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे उसमें जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के में स्थित हैं। अब इन 8 जनपदों की राजधानी देख लेते हैं हम लोग। पहला आपका काशी है जिसकी राजधानी वाराणसी रही है। कौशल, श्रावस्ती और साकेत राजधानी रही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी रही है। मल्ल की कुशीनारा और पावा रही है। पांचाल का आइछत्र जो उत्तरी पंचाल और काम्पिल जो दक्षिणी पंचाल की रही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा रही है और कुरु की जो इंद्रप्रस्थ और चेदी की जो है सुक्तमती रही है। तो यह जो 8 महाजनपद थे उनकी राजधानी थी। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है राजधानी संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के 1857 क्रांति संबंधी जो है प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और उनका दमन किसने किया था उसके संदर्भ में। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश कादिर के लिए और यह इनका जो दमन किए थे कोलिन कैंपबेल ने किया था। कानपुर से नाना साहब और ताता टोपे थे, जनरल हैवलॉक ने इसका दमन किया था। जहां से रानी लक्ष्मीबाई जी थी और जनरल हिरोज ने इसका दमन किया था। प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने इसका दमन किया था। फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, कर्नल नील ने इसका दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खान जी किए थे और कोलिन कैंपबेल जो है इसका दमन किए थे। मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था और कर्नल ली ने दमन किया था इसका। कालपी से ताता तोपे और कर्नल ली ने इसका दमन किया था। फतेहाबाद से अजमुल्ला ने किया था और जनरल रेनल्ड ने जो है इसका दमन किया था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था और विलियम टेलर और विंसेंट आर्थर ने जो इसका दमन किया था। और गोरखपुर से जो नेतृत्व किए थे वह गजाधर सिंह किए थे। तो यह जो है कुछ 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र थे रहे और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और उनको दमन किसने किया था उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं जो काकोरी कांड हुआ था उसमें कुछ क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, उनको हम लोग देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। राजन लाहिड़ी जी को गोंडा फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1927 को। और रोशन सिंह को जो है नैनी जो प्रयागराज में स्थित है वह 19 दिसंबर वर्ष 1927 में जो है फांसी दी गई थी। और यह जो है घटना हुई थी वर्ष 1925 में जो ट्रेन एक्शन डे हुआ था उसके संदर्भ में जो है इन लोगों को फांसी दी गई थी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष 1988 में हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी। 1892 में फिर इलाहाबाद में WC बनर्जी ने इसके अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1899 में लखनऊ में हुआ था, रोमेश चंद्र दत्त जी ने
इसकी अध्यक्षता की थी। 1905 में बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था, और इसी में जो है गरम दल नरम दल साथ आए थे, और साथ में जो है मुस्लिम लीग और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक साथ आए थे। वर्ष 1985 में कानपुर में हुआ था अधिवेशन, और सरोजिनी नायडू जी जो है इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। वर्ष 1935 में लखनऊ हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और वर्ष 1946 मेरठ में हुआ था, और आचार्य जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग कुछ प्रसिद्ध कलाकार और उनके संगीत घराने संबंधित प्रश्न बराबर पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लखनऊ घराना को। तो लच्छू महाराज जो है ये टोटल जो है 6 लोग दिए गए महत्वपूर्ण, उनके क्षेत्र कौन कौन से, यहाँ से प्रश्न पूछता है। लच्छू महाराज जी कथक नृत्य संबंधित हैं। आप जानते हैं कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके बाद जो है बिरजू महाराज जी ये भी कथक संबंधित हैं। बेगम अख्तर या गजल गायिका जी हैं, गजल गायिका हैं। शंभू महाराज ये भी एक कथक नृत्य करने वाले हैं। और सादिक अली ये भी जो है सारंगी वादक हैं। तो परीक्षा में जो है कलाकार किस घराने संबंधित यह भी प्रश्न पूछता है, और किस क्षेत्र से वह भी प्रश्न पूछता है। तो दोनों को आप जो है इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। अगला आपका बनास घराना है। किशन महाराज ये तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक हैं। राजन साजन मिश्र ध्रुपद धमार संबंधित हैं। ज्वाला प्रसाद मिश्र ध्रुपद धमार। सज्जू मिश्र यह भी आपको ध्रुपद धमार संबंधित हैं। पंडित रविशंकर जी ये सितार वादक हैं। रसूलन बाई ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। छोटी मैना बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं। देखिए यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के। गिरजा देवी जी हुई, किशन महाराज हुए, ये सभी जो है आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है। पागल दास जी है पखावज वादक हैं। नलनी कमलनी जो है कथक नृत्य करती हैं। तो यह जो है आपके बनास घराना देख लें। अब हम लोग कुछ किराना घराना देख लेते हैं। तो भीमसेन जोशी ये ख्याल गायक हैं, और गंगूबाई हंगल जो है आपकी ख्याल गायिका हैं। अगला आपका है प्रयाग घराना। इसमें आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जो बहादुरी वादक है, और जानकी बाई जो छप्पन छुरी हैं यह जो आपकी गायिका हैं। तो यह जो प्रयाग घराने से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और उनकी टोटल संख्या 6 है, उनको हम देख लेते हैं हम लोग। इसकी स्थापना, इसका क्षेत्र कहाँ पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में आपकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो नाम पाया था वर्ष 1920 में पाया था। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुआ था। और राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आपके अमेठी में इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। तो इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र परियोजनाओं को देख लेते हैं हम लोग। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र आपके सोनभद्र में है। रिहन ताप विद्युत केंद्र यह भी आपको सोनभद्र में है। दादरी ताप विद्युत केंद्र आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र आपके रायबरेली जिले में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र आपके अंबेडकर नगर में है। और औरैया दिव्यापुर ताप विद्युत केंद्र आपके औरैया में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कुछ संयंत्र आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अनपरा ये आपके सोनभद्र में है। ओबरा भी आपका सोनभद्र में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। और यह उत्तर प्रदेश सबसे पुराना ताप विद्युत घर है, सबसे पुराना ताप विद्युत घर जो आपका हरदुआगंज अलीगढ़ वाला है। और जवाहरपुर जो है आपके एटा में है। पनकी कानपुर में है। और पारीक्षा आपके झांसी में स्थित जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, हम लोग इनको कवर कर लिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य उनको देख लेते हैं हम लोग किस जिले में स्थित है। और विशेष रूप से जिला ही पूछा था, इसकी स्थापना कम ही पूछे, लेकिन एक बार देख लिया जाए इसको। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका क्षेत्र जो है इटावा और आगरा में फैला हुआ। कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित हुआ, बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 1977 में स्थापित हुआ, बांदा और चित्रकूट में फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य 1970 में है, और ये आपके ललितपुर जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 1957 में स्थापित हुआ था, और चंदौली में। और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, सबसे पुराना जो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में स्थापित हुआ चंदौली में। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में मिर्जापुर में। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको 1986 में स्थापित हुआ था। यह क्षेत्र जो है मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद और अमरोहा में फैला हुआ है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में स्थापित हुआ, महाराजगंज में फैला हुआ स्थित है।
सुहेलवा वाणिज्य अभ्यारण्य 1988 में, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में फैला हुआ है, और कछुआ वाणिज्य अभ्यारण्य 1989 में वाराणसी में है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। कछुआ वाणिज्य अभ्यारण्य 1989 में स्थित है, एस्टेब्लिश हुआ था, और यह आपके वाराणसी में स्थित है। तो यह जो है हम लोग उत्तर प्रदेश को वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ पक्षी विहार को देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में स्थापित उन्नाव में है। समस्व पक्षी विहार 1987 में, ये आपके रायबरेली में है। लाख बौसी पक्षी विहार आपका 1988 में स्थापित हुआ, कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार 1990 में हरदोई में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार 1990 में संत कबीर नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार आपके 1990 में गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। समान पक्षी विहार 1990 में स्थापित हुआ था मैनपुरी में। पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उसके 90 में गोंडा में। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 महोबा में। पटना पक्षी विहार 1990 में, यह भी आपका ईटा में स्थित है। और सूर सरवा पक्षी विहार आपका 1991 में आगरा और इटावा में फैला हुआ है, विशेष रूप से जो है आगरा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जिसे सुरहाताल कहा जाता है 1991 में स्थापित हुआ था, बलिया में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार आपका 2003 में स्थापित हुआ, ये आपके प्रतापगढ़ में है। इसको आप लोग विशेष रूप से जो है ये आपके आगरा में ही है, आगरा में ही मानिए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं शेखा झील जो आपके है, ये 2016 में स्थापित हुआ, ये आपके अलीगढ़ में है। यह जो कुछ पक्षी विहार थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से आपके परीक्षा में मैक्सिमम पूछने के चांसेज हैं, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।